रेडियो डीएस के सभी श्रोताओं को मेरा उमेश कुमार शर्मा की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, प्रणाम। 22 अप्रैल मंगलवार को पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में विभिन्न आतंकवादी संगठनों के सहयोग से प्रशिक्षित आतंकवादियों ने स्थानीय मुखबिरों की मदद से पहलगाम में धर्म पूछ कर निहत्थे बेगुनाह हिंदुओं को उनके मुसलमान होने के चिन्ह देख देने के लिए उनके कपड़े खुला खुला करके उनके हिंदू होने की पहचान सुनिश्चित कर करके बेरहमी से गोलियों से भून दिया। उनकी विधवाओं की करुण पुकार के जवाब में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उन दुष्टों ने ललकारा। यूं तो देश में आतंकी की घटनाएं 90 के दशक से हजारों की संख्या में घटित होती रही हैं। भारत जिहाद के इस दंश को लगातार पिछले 35 वर्षों से झेलता आ रहा है, लेकिन पहलगाम जैसा नरसंहार पहले कभी नहीं हुआ। ये इस्लामिक जिहाद का सबसे घृणित मंजर था। आतंकी घटनाएं जो शुरू हुई वो कश्मीर से प्रारंभ हुई, लेकिन मोदी जी के आने से पहले ये आतंकवाद विश्वव्यापी हो गया था और देशव्यापी हो गया था। देश को रक्त रंजित करने में इस्लामी जिहादियों ने देश के किसी कोने को सुरक्षित नहीं छोड़ा। दोस्तों, मुंबई के सामूहिक नरसंहार में जिहादियों ने 3 दिन तक खूनी खेल खेला, जिसे हमने ही नहीं पूरे विश्व ने लाइव देखा। लेकिन जब तत्कालीन सरकार से इस देश को आशा थी, देश टकटकी लगा करके उम्मीद लगाए बैठा था कि अब तो मनमोहन सोनिया सरकार कोई निर्णायक कदम उठाएगी, देश ही नहीं विश्व ने इस कायर सरकार के रवैये को कोसा। कोई ठोस कार्रवाई की बात तो छोड़िए, उल्टे इसे हिंदू आतंकवाद से जोड़ने के लिए तरह तरह के यत्न किए गए। दोस्तों, आनन फानन में हिंदू आतंक पर किताब लिख दी गई और उस समय मैंने कहीं पढ़ा और कई तथ्य ये दर्शाते हैं कि तत्कालीन सरकार की मिलीभगत से इस नरसंहार को जन्म दिया गया ताकि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी देश के सम्मुख प्रस्तुत कर तुष्टीकरण का व्यापक और खुल्लम खुल्ला खेल खेला जा सके। आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेसी नेता इस नरसंहार को हिंदू आतंक करार दे चुके थे, लेकिन मैं तुकाराम ओमले के बलिदान को आज याद करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी आहुति देकर इस देश को बचा लिया। लेकिन आज मैं इस घटना की चर्चा नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, कश्मीर के पाकिस्तान में विलय कराने के लिए हो रहे इस्लामिक जिहाद के कारण लाखों कश्मीरी पंडितों को, वहां रहने वाले एससी वर्ग के बहुत सारे लोगों को और अन्य हिंदुओं को जो डरावनी और भयावह ज्यादतियां झेलनी पड़ी। दोस्तों, उन्हें अपने ही घर से कैसे विस्थापित होकर अपना जीवन टेंटों में गुजारना पड़ा, मैं आज उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, बिना संसद के समर्थन के देश के पहले प्रधानमंत्री ने संविधान की धज्जियां उड़ाकर धारा 370 और आर्टिकल 1 घुसा दिया। उनकी गलती से उपजी कश्मीर समस्या के कारण किस प्रकार आतंकियों को कश्मीर की जनता ने पोषित किया, उन आतंकियों का साथ दिया और भारत के झंडे को जगह जगह जलाए जाना, उनको फाड़ते हुए देखना, झंडे को अपमानित करना, ये देश भूला नहीं है। सेना ने जो त्रासदी झेली है कश्मीर में, वो हम सबको पता है। जब हमारी सेना इस्लामिक जिहादियों से मुठभेड़ कर रही होती थी ना, तो स्थानीय जनता के द्वारा कैसी कैसी रुकावटें पैदा की जाती थी, कैसी कैसी मुसीबतें हमारी सेना ने झेली हैं, लेकिन मैं आज उसका भी जिक्र नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, किस प्रकार से पाकिस्तानी परस्त कश्मीरी सरकारों और अलगाववादियों ने भारतीय टैक्स पेयर की दुर्गति की, कैसे उनके टैक्स की
धज्जियां उड़ाई। आतंकवादी सेना के अफसरों के हत्या के कबूलनामे के बावजूद पीएम ऑफिस में हाथ मिलाते लाचार प्रधानमंत्री, और इन सब बातों की भी आज मैं बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। पुलवामा हमले के बाद सेना के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में आपने सबूत मांगे, आपने देशवासियों के मन में सेना और सेना के प्रति संदेह उत्पन्न करने की जो विपक्ष ने घृणित कोशिश की, सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, कैसे सैनिकों को जरूरी साजो सामान का नहीं पहुंचाया गया, उनको अभावग्रस्त रखा, मैं आज उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं आज बात कर रहा हूं मूर्ख पाकिस्तान की मूर्खता की। जब देश में सत्ता परिवर्तित हो गई, प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो देश की गद्दी पर बैठ गए और जिनकी आतंक पर जीरो टॉलरेंस की उन्होंने अपनी नीति रखी, तब मूर्ख पाकिस्तान को यह समझ नहीं आया कि अब ये खूनी खेल रोक देना चाहिए। आतंक के आर्थिक तंत्र को जो इसे पोषित कर रहा था, पल्लवित कर रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे समाप्त कर दिया, उसको रोक लगा दी। फिर भी मूर्ख पाकिस्तान की समझ नहीं आई दोस्तों। मोदी जी ने सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दे दिया, सेना का आधुनिकीकरण कर दिया, फिर भी मूर्ख पाकिस्तान को समझ नहीं आई दोस्तों। उसे यह समझ नहीं आया कि अब आतंक को पोषित करने वाली सरकार नहीं है, अब कांग्रेस या विपक्ष की सरकार नहीं है, अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में सरकार संचालित हो रही है। उरी हमले पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब पुलवामा किया तो घर में घुसकर एयर स्ट्राइक करके मारा और नापाक पड़ोसी को स्पष्ट चेतावनी दी, फिर भी मूर्ख पाकिस्तान को समझ नहीं आया दोस्तों। पूरे विश्व को आतंक के मोर्चे पर एकजुट खड़ा कर दिया और नापाक पाकिस्तान को कटोरा लेकर दर दर घूमने पर विवश कर दिया। मित्रों, फिर भी मूर्ख ने अपनी मूर्खता नहीं छोड़ी। जैसे श्री राम जी ने धैर्य की सीमा तक रावण को विभिन्न यत्नों से समझाने का प्रयास किया, हनुमान जी को भेजा, उन्होंने लंका दहन किया, फिर रावण समझ गया क्या? समझाने के लिए अंगद को सभा में भेजा, जिसके पैर को कोई नहीं हिला पाया, तो फिर भी क्या रावण समझ गया क्या दोस्तों? अपने पुत्रों, भाइयों और सेना को मटियामेट करा लिया, तब भी दुष्ट रावण के समझ में नहीं आई। दोस्तों, दुष्ट की प्रकृति यदि दुष्टता को त्यागने की होती तो रावण समझता और पाकिस्तान भी समझता। दोस्त आतंकिस्तान, जिस दिन तूने 22 अप्रैल 2025 मंगलवार को इस्लामिक जिहाद के नाम पर धर्म पूछ कर उनकी पहचान कर कि ये गैर इस्लामी है, लोगों को बेरहमी से भूना और मोदी जी को ललकारा, तुझे ये पता क्यों नहीं था मूर्ख? ये तेरी आखिरी गलती साबित होने वाली है। पूरे देश का खून खौल उठा और आतंक के खात्मे के लिए पूरा देश एकजुट हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शपथ ले चुके हैं। उन्होंने कहा, आतंकियों, उनके आकाओं, उनको संरक्षित पोषित करने वाली ताकतों को मटियामेट करके रहेंगे। दोस्तों, अब ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। जवाब मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी। इस कायराना हरकत पर विपक्ष सवाल पूछ रहा था, सुरक्षा में चूक कैसे हुई? ये विपक्ष पूछता है, पुलवामा का आरडीएक्स कैसे आया? और प्रधानमंत्री जी पर कितने गहन और व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाते रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के धैर्य की सराहना करता हूं। जिस देश में लाखों पाकिस्तानी औरतें बच्चे पैदा करने के लिए उनके सपोलों को हमारे टैक्स के पैसों से पिछले 40 सालों में हमारे देश में पाला जा रहा हो,
जहां करोड़ों रोहिंग्या और बांग्लादेशी आराम से रह रहे हों, उनके सारे पहचान पत्र जारी हो रहे हों, जहां आतंकवादियों के मददगार इस देश में बैठे हों, जिनका नेटवर्क आपकी सरकार में फला फूला है, ये मोदी सरकार उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जब उनको बाहर भगाया जाता है तो आपके वकील उन्हें बचाने के लिए मैदान में कूद जाते हैं और वो पूछते हैं कि आतंकी कैसे आए, पुलवामा के लिए आरडीएक्स कैसे आया। अरे भारत की क्या बात करूं, जिसे अभी विकसित होने में वर्तमान मोदी सरकार प्राण प्रण से जुटी हुई है, लेकिन विपक्ष यह भूल गया इजराइल जिसका सुरक्षा कवच, जिसमें परिंदा भी पर न मार पाए, वहां इतने आतंकी कैसे घुस गए। अमेरिका जो विश्व की आर्थिक और सैन्य महाशक्ति है, वहां 9/11 की घटना कैसे हो गई। सुरक्षा में लीक हो सकती है, जो महाशक्ति हो उनसे भी हो सकती है। फिर भी मेरा मानना है भारत में ऐसा यद्यपि नहीं होना चाहिए। मैं इसका कोई समर्थन या बचाव नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन आज का भारत इन घटनाओं को जीरो तो नहीं कर पाया, लेकिन कितना कंट्रोल किया ये सब आप जानते हो। जिस आतंकवाद की पहुंच में पूरा भारतवर्ष था, वो आतंकवाद अब केवल एक हिस्से विशेष तक सिमट के रह गया है, वो भी पहले की तुलना में बहुत कम। आतंकी कैसे कश्मीर में गोला बारूद, बम, ग्रेनेड, AK-47 की बड़ी खेप लेकर कैसे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में क्या नहीं पहुंच सकता। सबसे ज्यादा मददगार तो कश्मीर का भौगोलिक क्षेत्र, वहां का मौसम, वहां उपलब्ध ओवरग्राउंड मददगार, इनको कैसे भूला जा सकता है। धैर्य रखो, वो दिन दूर नहीं जब सब अभेद्य होगा। ये घुसपैठियों को अपने अपने ठिकानों पर भेजा जा रहा है, लगा लो अड़ेंगे, फिर भी ये सब भेजे जाएंगे। बहरहाल सरकार ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है और हाल ही में हुई सटीक एयर स्ट्राइक ने आतंकियों के 6 ठिकानों पर, आतंकियों के 9 ठिकानों पर, उनके घर में घुस करके आतंक के खात्मे का आगाज भारतीय सेना कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, दुष्ट सुधरने का नाम नहीं ले रहा। एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के जनाजे में सेना का शामिल होना ये दर्शा रहा है कि आतंकवाद की जननी सेना आतंक को खुला समर्थन अभी भी दे रही है। दोस्तों, पूरा विश्व जानता है कैसे पाकिस्तान के जनरलों ने, उसकी सेना ने, उसके मुल्ले मौलवियों ने आतंक के सहयोग के मदरसों से जो आतंकी प्रजातियां पैदा की थी ना, उन्होंने पूरे विश्व को कितने दंश दिए हैं। अमेरिका से पैसा लेकर रूस के विरुद्ध अफगान जिहादियों को तैयार करना हो और उन्हीं जिहादियों के जरिए फिर अमेरिका को 9/11 का दंश देना हो, पैसों के लिए इसके जनरलों ने मुल्ला मौलवियों के गठजोड़ से आतंक को विश्व भर में निर्यात किया है। उसके नेता आज खुलेआम आतंक के निर्यात की बात पब्लिक डोमेन में कबूल कर रहे हैं। उसके जनरलों की शुरू से नीति रही है, ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स, यानी भारत को हजारों घाव दो। अपने बच्चों को, अपनी जनता को हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, यही पढ़ाया है, यही समझाया है, और वहां की जो नस्लें हैं ना, उनको जिहादी बना दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान को उड़ाने की बात करते हैं। दोस्तों, इन सब के बावजूद भारत के कांग्रेसी नेता मोदी जी को हराने के लिए पाकिस्तान में मदद मांगने गए, और ये वीडियो हमने नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों ने पूरे विश्व में देखा है। पूरे विश्व ने देखा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के संविधान में, जिसमें न वक्फ बोर्ड का उल्लेख था, न मदरसा बोर्ड का उल्लेख था, न कहीं उसमें अल्पसंख्यक आयोग का नाम था, लेकिन तुष्टीकरण के खेल के कारण
भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से कांग्रेस ने लगातार खिलवाड़ किया दोस्तों। सेना को अत्याधुनिकीकरण करने से वंचित रखा, उसको कभी खुली छूट नहीं दी, जिसके कारण आतंक की जड़ें भारत में मजबूती से जमने में इसका कितना योगदान और कितना व्यापक योगदान रहा है, आज मैं उसकी भी बात नहीं करने जा रहा। जनता के आक्रोश के कारण बेमन से ही सही मजबूरी में लिया गया विपक्ष का एकजुट होकर आतंक के खात्मे के लिए मोदी सरकार के साथ देने का ऐलान हम सब भारतवासी, हम सब देशवासी इसका स्वागत करते हैं। देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा यकीन करती है, पूरा विश्वास करती है कि वो इस आतंक को जड़ से समाप्त कर देंगे। आतंक की जननी पाकिस्तान की सेना उसके आतंकी कैंपों के सफाए होने तक मोदी जी रोकने वाले नहीं है। देश की जनता जानती है कि आपने 11 वर्षों में जितना विकास किया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। मोदी जी, भले ही इसकी गति अब कम हो जाए चलेगा, पर सुरक्षा पर विकास को तरजीह कतई नहीं चलेगी। सभी देशवासी चाहते हैं जिस प्रकार इजराइल पर हमला हुआ, उसने अपने दुश्मनों का जिस प्रकार खात्मा किया और कर रहा है, ऐसे ही हमारे देश से आतंक के खात्मे की निर्णायक लड़ाई अंतिम परिणति तक पहुंचे। हम सभी देशवासी आपके साथ तन मन धन से खड़े हुए हैं। हमारा मन तो सदा आपके साथ और सेना के साथ पहले से ही है। यदि हमारे धन और तन का एक एक कतरा देश को लगाने की जरूरत पड़ी तो हम भारतवासी इस निर्णायक कदम के साथ तैयार हैं, और इससे बड़ा हमारे लिए क्या सौभाग्य हो सकता है। जिस प्रकार आपने नक्सलवाद का खात्मा किया, ऐसे ही भारत में फैले इस्लामिक आतंकवाद का बाहर से ही नहीं, इसके जो समर्थक इस देश में हैं और जो भी इस सोच से प्रभावित हैं, उनका समूल खात्मा करने तक इस जंग को जारी रखना। आदरणीय मोदी जी, मेरी आपसे अपील है और मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि देश के हर नागरिक को अपने धर्म से ऊपर उठकर देश हित की सोच को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। मैं देशवासियों की ओर से सेना के पराक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा और सराहना करता हूं। आपकी निष्ठा, भारत को अखंड बनाए रखने का आपका संकल्प, आपकी क्षमताओं पर, सरकार की प्रतिबद्धता पर पूरा देश आश्वस्त है और पूरे भारतवासी आपकी एयर स्ट्राइक से अत्यंत प्रसन्न, सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सभी देशवासियों का प्यार और प्रार्थनाएं आपकी कुशलता के लिए लगातार जारी रहेंगी। जब भी आपको हम में से किसी एक सिविलियन की आवश्यकता होगी ना, तो हम एक के बदले 1000 खड़े मिलेंगे, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, परम सौभाग्य की बात होगी। पहलगाम के बलिदानों को देशवासियों की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आतंक के समूल विनाश में आपकी शहादत को हिंदुस्तान सदा याद रखेगा। आपकी शहादत कश्मीर विलय और महत्वपूर्ण स्थलों के विलय का आधार बन सके, ये मैं प्रभु से कामना करता हूं। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो देश को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है दोस्तों। पाकिस्तान का बहुत बड़ा कीमती एसेट IC-814 हाईजैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ असगर, जो पुलवामा का भी दोषी था और भी कई आतंकी हमलों का जिम्मेदार था और जैश का सुप्रीम कमांडर था, वो मारा गया। और सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब गिन गिन करके लिया जाएगा। धैर्य रखिए देशवासियों, मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद।